वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का लेक्चर स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड तक बने रहो ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलो फिर शुरू करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी और उसके इंपॉर्टेंट एरियाज। साइकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझने और डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ये बॉमगार्डनर और क्रोथर्स 2014 कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझने में मदद करती हैं। एक, हेल्थ साइकोलॉजी। ये बताती है कि हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। दो, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन को समझने और ठीक करने में मदद करती है। तीन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये बताती है कि इंसान का दिमाग और सोच बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे बदलती है। चार, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ये हमारी आदतें और बिहेवियर को समझने में मदद करती है। पांच, सोशल साइकोलॉजी। ये बताती है कि लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। छह, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये समझने की कोशिश करती है कि रिलीजन और बिलीफ लोगों के दिमाग और लाइफ पर क्या असर डालते हैं। ये सभी ब्रांचेस मिलकर पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाती हैं और हमें खुश और मेंटली स्ट्रांग रहने की टिप्स देती हैं। हेल्थ साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी। रिसर्च ये बताती है कि स्ट्रेस, गुस्सा, नफरत, चिंता और टेंशन हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें बीमारी होने का ज्यादा रिस्क होता है। साइंटिस्ट ने देखा है कि नेगेटिव सोच और इमोशंस हमारे दिमाग, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। 1980s में एक नए रिसर्च फील्ड साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो ये समझने के लिए आया कि यह सब सिस्टम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इस रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि हमारी सोच और एटीट्यूड हमारे इम्यून सिस्टम को वीक या स्ट्रांग बना सकती है, जो बीमारी का कॉज बन सकता है। बारबरा फ्रेडरिक्सन ने यह स्टडी की कि पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, सेटिस्फैक्शन, दिलचस्पी, लव और प्राउड हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बनाते हैं। उनकी ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के मुताबिक ये इमोशंस सिर्फ मूड को अच्छा नहीं करते, बल्कि हमारी सोचने की एबिलिटी और पर्सनल रिसोर्सेज जैसे नॉलेज, रिलेशनशिप्स और हेल्थ को भी बढ़ाते हैं। सोचो, अगर हम बस खुश रहने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग और ज्यादा ओपन होगा और जिंदगी भी बेहतर लगेगी। एक और रिसर्च डैनर, स्नोडन और फ्रीसन ने 180 नन्स पर की, जिसे नन स्टडी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि जो नन्स अपनी यंग एज में ज्यादा हैप्पी थीं, वो 10 साल तक ज्यादा जीती थीं। सोच सकते हो, सिर्फ खुश रहने से लाइफ इतनी लंबी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइफ में खुश रहने की आदत डालें तो हम सिर्फ अच्छा फील नहीं करेंगे, बल्कि लंबी और हेल्थी लाइफ भी जी सकेंगे। तो अब से टेंशन छोड़ो, डोंट वरी, बी हैप्पी और जिंदगी खुलकर जियो। क्या पता इससे तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाए। क्लिनिकल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिलेशन समझने के लिए हमें देखना होगा कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट कैसे बदला है। पहले सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स हटाने पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ इलनेस दूर करना ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव हेल्थ बिल्ड करना भी जरूरी माना जाता है। पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक मेडिकल मॉडल फॉलो करते थे। उनका मेन फोकस था मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स को हटाकर इंसान को नॉर्मल बनाना, क्योंकि उस टाइम हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना ही माना जाता था। लेकिन एक फेमस साइकेट्रिस्ट थॉमस शाश ने इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं किया। अपनी बुक मिथ ऑफ मेंटल इलनेस में उन्होंने कहा, कोई भी बीमारी या डिसऑर्डर तभी माना जाए जब वो हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन सिस्टम जैसे दिमाग या दिल से डायरेक्टली लिंक्ड हो। मतलब यह है कि अगर किसी चीज को इलनेस माना जाए तो उसका एक फिजिकल या बायोलॉजिकल रीजन होना जरूरी है, वरना क्या हम सच में उसे बीमारी कह सकते हैं? कई सो कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेसेस में कोई फिजिकल रीजन प्रूव नहीं होता। इसी वजह से थॉमस सैस ने कहा कि इन्हें डिजीज नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग माना जाना चाहिए। मतलब ये कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि लाइफ की समस्याएं हैं जो हर किसी को हो सकती हैं। दूसरा, जब बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन आए तो साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स जो पहले मेंटल इलनेस माने जाते थे, वो असल में गलत तरीके से सीखने, लर्निंग डेफिसिट्स या एक्सेस लर्निंग की वजह से हो सकते हैं। मतलब अगर किसी ने बचपन में गलत तरीके से चीजें सीखी हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगता है। तीसरा, कॉग्निटिव थेरेपी के मुताबिक मेंटल डिसऑर्डर्स नेगेटिव थिंकिंग और इरेशनल बिलीव्स की वजह से होते हैं। जब इंसान गलत तरीके से सोचेगा तो उसको टेंशन, एंजाइटी
और डिप्रेशन होने लगेगा। चौथा, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि मेंटल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता या अपनी पोटेंशियल्स को अचीव नहीं कर पाता। अगर कोई अपनी लाइफ में रुक सा गया है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। पांचवा, सिस्टम्स थेरेपिस्ट्स ने कहा कि मेंटल इलनेस का एक बड़ा रीजन फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर एक इंसान की फैमिली टॉक्सिक है तो उसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। इन सब रिसर्च की वजह से साइकोलॉजी का पूरा नजरिया बदल गया। पहले सिर्फ बीमारी और सिम्टम्स को समझने पर फोकस होता था, लेकिन अब सिर्फ बीमारी हटा देना काफी नहीं है। अब थेरेपिस्ट का गोल है कि वो इंसान की स्ट्रेंथ्स और उसकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करे, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं, इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाना भी इंपॉर्टेंट है। मरी जहोडा ने अपनी बुक करंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। 1, अपने आप को समझना और एक्सेप्ट करना। 2, अपनी ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना। 3, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना। 4, इंडिपेंडेंट सोच रखना और डिसीजंस लेना। 5, रियलिटी को सही तरीके से देखना। 6, अपने एनवायरनमेंट को समझना और अच्छे से मैनेज करना। कैरल रिफ ने इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को साइकोलॉजिकल वेलबीइंग PWB में शामिल किया, लेकिन अभी तक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए कोई क्लियर मॉडल नहीं है। जैसे मेंटल इलनेस के लिए DSM और ICD जैसे सिस्टम्स हैं, वैसे मेंटल वेलनेस के लिए कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब ये कि एक इंसान जो बिल्कुल मेंटली हेल्थी है, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। कीज और हाइड ने इसे फ्लरिशिंग कहा, लेकिन हमें अभी भी ये समझना है कि कौन सी पर्सनल क्वालिटीज और लाइफस्टाइल एक ट्रूली मेंटली हेल्थी इंसान को डिफाइन करती हैं। इसी वजह से पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा गोल ये भी है कि एक ऐसा क्लियर सिस्टम बनाया जाए जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को डिफाइन करे। जैसे मेंटल इलनेस के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज और डायग्नोसिस है, वैसे ही मेंटल वेलनेस के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी, लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक इंसान के हेल्थी डेवलपमेंट में मदद करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमेशा डिस्कस होता लाया है। तुमने हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट और नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट सुना होगा ना। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत टाइम तक ये स्टडी किया है कि एनवायरनमेंट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल का इंसान के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने देखा है कि अगर किसी इंसान को अच्छी फैसिलिटीज ना मिले, जैसे एजुकेशन, पैसे या अच्छा सोशल स्टेटस, या फिर उसकी फैमिली एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो, जैसे पेरेंट्स का झगड़ना, अब्यूज या अल्कोहलिज्म, या उसके जीन्स में मेंटल इलनेस हो, तो उसका फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है। लेकिन पहले लोग ये मानकर चलते थे कि अगर किसी के साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो उसका डेवलपमेंट जरूर इफेक्ट होगा। इस अप्रोच को डेफिसिट मॉडल कहा गया, मतलब हर प्रॉब्लम का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। पर 1970s में साइकोलॉजिस्ट्स को एक नया इंसाइट मिला। कुछ लोग, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फिर भी स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनते हैं। अब रिसर्च में यह समझ आया है कि रिजिलियंस, यानी से ये बुरी सिचुएशंस के बावजूद भी लाइफ में अच्छा करना काफी कॉमन है। मतलब हर मुश्किल सिचुएशन का रिजल्ट बुरा हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत लोग लाइफ की हार्डशिप्स को बीट करके सक्सेसफुल और मेंटली स्ट्रांग भी बनते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखना इनफ नहीं है, ये देखना भी जरूरी है कि एक इंसान उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG और पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी को कनेक्ट करता है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले लोग यही सोचते थे कि अगर कोई इंसान लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत या स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करेगा तो उसका इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ लोग स्ट्रेस से टूट जाते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। आजकल रिसर्च में भी ये देखा गया है कि PTSD के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, PTG। मतलब अगर एक इंसान लाइफ में किसी बड़े दुख या तकलीफ से गुजरता है तो उसका रिजल्ट सिर्फ स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि वो और भी स्ट्रांग, पॉजिटिव और मेंटली पावरफुल बन सकता है। जैसे किसी बड़ी इलनेस, किसी अपने का लॉस, बड़ा एक्सीडेंट या कोई डिसेबिलिटी के बाद भी कुछ लोग लाइफ को और ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। वो ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं और उन्हें यह समझ आता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। आज की रिसर्च ये प्रूव कर रही है कि नॉर्मल लोग भी जब डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस फेस करते हैं तब भी वो अपनी पर्सनल ग्रोथ दिखाते हैं, और यही
पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा थीम है ह्यूमन स्ट्रेंथ्स का स्टडी करना। पर्सनालिटी साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी में वर्च्यू और कैरेक्टर जैसे शब्द साइंटिफिक नहीं माने जाते थे, क्योंकि ये शब्द वैल्यू लोडेड होते हैं, यानी हर किसी का इनका मतलब अलग हो सकता है। इसलिए गॉर्डन ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी शब्द इंट्रोड्यूस किया, जो न्यूट्रल और साइंटिफिक था। लेकिन अब फिर से साइकोलॉजी में वर्च्यू और कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इनको एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी भी किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एल्ट्रुइज्म, दूसरों की मदद करना, फॉरगिवनेस यानी माफ करना, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार रहना, लव, करेज यानी हिम्मत, क्रिएटिविटी मीनिंग, लाइफ का पर्पस, विजडम यानी समझदारी, स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसेंडेंस अपनी सोच से आगे बढ़ना जैसे टॉपिक्स भी अब नए एनर्जी के साथ स्टडी हो रहे हैं। पहले ये सब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का हिस्सा होते थे, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करती थी। क्रिटिसिज्म भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी असल में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से निकली है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं दिया गया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जैसे कर्ट गोल्डस्टीन, कार्ल रॉजर्स, एब्राहम मैस्लो, क्लार्क मुस्ताकस, सिडनी जोरार्ड हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते थे। उनका गोल था एक हेल्थी पर्सनैलिटी को समझना। तो कंक्लूजन क्या है? आज पॉजिटिव साइकोलॉजी वही टॉपिक्स दोबारा एक्सप्लोर कर रही है जो पहले ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का हिस्सा थे, लेकिन अब नए साइंटिफिक तरीके से। हेल्थी पर्सनैलिटी और पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक हेल्थी इंसान वही होता है जो दिमागी टेंशन्स यानी न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट्स से फ्री हो और अपनी असली खूबियों यानी इननेट पोटेंशियल्स को पूरा यूज कर सके। मैस्लो ने एक थियरी दी जिसमें उन्होंने डिफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स के बीच फर्क बताया। डेफिशिएंसी नीड्स वाले लोग बस अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, जैसे पैसा कमाना, खाना खाना, प्रोटेक्शन ढूंढना, ताकि उनकी जिंदगी बैलेंस में रहे। लेकिन बीइंग नीड्स वाले लोग सिर्फ जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं होते, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हेल्थी पर्सनैलिटी वाले होते हैं। आज पॉजिटिव साइकोलॉजी इन्हीं अच्छी आदतों और खूबियों को पॉजिटिव ट्रेट्स और पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स बोलती है। ये खूबियां कौन कौन सी हैं? होप और ऑप्टिमिज्म यानी हमेशा अच्छी उम्मीद रखना, सेल्फ स्टीम यानी खुद पर भरोसा रखना, एक्सट्रावर्जन यानी खुलकर लोगों से बात करना, सोशलाइज्ड रहना, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ यानी जिंदगी को एक अच्छी नजर से देखना, मीनिंगफुल गोल्स यानी ऐसे लक्ष्य रखना जो जिंदगी को एक उद्देश्य दें। तो समझने वाली बात क्या है? सिर्फ बीमारी ना होना ही हेल्थी होना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन देना, पॉजिटिव सोच रखना और अपने अंदर की अच्छाइयों को डेवलप करना भी उतना ही जरूरी है। सोशल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी। हमारी खुशी और वेलबींग सिर्फ पैसों या चीजों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत जरूरी होते हैं। हम अकेले नहीं जीते, बल्कि हर दिन दूसरों के साथ बात करते हैं, काम करते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। तो सोचो, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो हम कितने खुश रहेंगे ना। अगर एक खुशहाल शादी हो या अच्छे दोस्तों का साथ, तो लाइफ और भी खूबसूरत लगती है। रिसर्च भी यही कहती है कि अच्छा सोशल सपोर्ट मिलने से लोग इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं। कोरी एम कीज ने सोशल वेलबींग का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1. सोशल इंटीग्रेशन, क्या हम सोसाइटी का एक जरूरी हिस्सा महसूस करते हैं? 2. सोशल कंट्रीब्यूशन, हमें लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। 3. सोशल कोहेरेंस, क्या हम सोसाइटी और लोगों को सही से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4. सोशल एक्चुअलाइजेशन, क्या हम सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं। 5. सोशल एक्सेप्टेंस, क्या हम दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो हैं। अगर ये सब चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, तो सोचो, हम इमोशनली और सोशली स्ट्रांग महसूस करेंगे और हमारी लाइफ और भी ज्यादा खुशहाल हो सकती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स ने यह बताया है कि खुशी और वेल बीइंग हर कल्चर में अलग तरीके से समझी जा सकती है। जैसे अमेरिका और जापान की सोच अलग है। अमेरिका में लोग सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट्स को खुशी का सोर्स मानते हैं, जबकि जापान में रिलेशनशिप्स और हार्मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, वहां लोग पैसा और चीजें खरीदने को ही हैप्पीनेस समझने लगते हैं। पर इसका एक बुरा साइड भी है। जो लोग सिर्फ पैसा और फेम के पीछे भागते हैं और अंदर से खुश रहने की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं, वो रियल हैप्पीनेस खो सकते हैं। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि अगर किसी का इनकम अचानक बढ़ जाए, जैसे लॉटरी जीतने से, तो उसका खुशी पर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए असर होता है। अगर इंडिया की बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन अगर फैमिली ज्यादा कंट्रोल करे तो लोग रिस्ट्रिक्शन महसूस करने लगते हैं और उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक सकती है।
द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। रिलीजन चाहे कोई भी हो, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक, खुदा पर यकीन और उससे जुड़ी हुई बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस। दो, अच्छे मॉरल और एथिकल रूल्स जो फॉलो करने के लिए बताए गए होते हैं। आजकल रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अलग माना जाता है। रिलीजन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ सिस्टम को फॉलो करना, जिसमें कस्टम्स और रिचुअल्स को मानना जरूरी होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जब एक इंसान अपनी सोच और अवेयरनेस को बढ़ाकर एक बड़ी ताकत या यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। यह सिर्फ किसी एक रिलीजन तक सीमित नहीं होता। प्रेयर और वर्शिप जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का हीलिंग में भी रोल देखा गया है, जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ अच्छे मॉरल्स और एथिक्स का स्टडी भी किया गया है, जिसे अच्छी जिंदगी जीने का तरीका माना जाता है। गुड लाइफ या बेहतर जिंदगी का मीनिंग उन क्वालिटीज से जुड़ा होता है, जैसे सच्चाई, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, शुक्र मनाना और समझदारी। स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी खुशी मिलती है। पीटरसन और सीलिगमैन ने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स और वर्च्यूज पर जो काम किया है वह यहां भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से रिलीजन को अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो गाइज, हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। मेरे लेक्चर्स में आपको हर टॉपिक की फुल कवरेज मिलेगी ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों स्ट्रांग रहें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।